नेटो देशों ने तो साफ साफ इनकार कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब को। वो तो कह रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए आइए, वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, ये जंग आपकी, आप लड़िए। और यही ट्रंप 5 दिन पहले दावा कर रहे थे कि मैं तो जंग जीत गया हूं, हमने तो ईरान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब कुछ तबाह कर दिया है, लेकिन हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने दावा किया कि अब हम जंग जीत गए हैं। फिर यूके के पीएम कीर स्टारमर ने उनसे कहा कि हम अपना जहाज भेजते हैं वहां पर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब जहाज भेजने की जरूरत क्या है, हम तो जीत गए हैं। और अब वही वो कह रहे हैं नेटो देशों से कि साहब जहाज नहीं भेज रहे आप लोग, और आपने जहाज नहीं भेजा तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ढूंढ रहे हैं कि मैं किस पॉइंट पर ये कह दूं कि देखिए साहब मेरी जीत हो गई, मैं वापस जा रहा हूं। बिल्कुल कोई एक छोटी सी भी अचीवमेंट उनको दिख जाए कि साहब ये हो गई है, तो मैं दुनिया के सामने अपना चेहरा छुपाऊं और भागूं वहां से, क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता तो है नहीं यहां से। भारत की विदेश नीति ने कितना कमाल का काम किया। अब तक भारत की विदेश नीति बहुत क्वेश्चन में थी कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी क्या कर रही है, हमारी तेल गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। अब 3 जहाज भारत आ गए, पहले शिवालिक आया, फिर नंदा देवी आया, अभी जगलाड़की आ रहा है। तेल गैस की सप्लाई हमने कैसे वहां से अपनी जारी रखी, हॉर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए कैसे खुला, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये आप समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को कि क्या हुआ। युद्ध शुरू होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अरागची साहब के बीच 4 बार बातचीत हुई। ये कैसे हो पाया कि जहां से सिर्फ रशिया चाइना के जहाज निकल पा रहे थे, वहां से भारत के भी जहाज निकलने लगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बात करेंगे महायुद्ध के अपडेट की। ईरान में खामेनेई समेत 40 से भी ज्यादा अधिकारियों के मारे जाने के बाद अमेरिका के लिए यह जंग बड़ी सफलता की तरह नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे युद्ध का कोई साफ अंत अब नजर आ नहीं रहा है। ईरान ने जवाब में हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल आपूर्ति को बंद कर दिया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी चोट की है ईरान ने। ट्रंप अब अपने सहयोगी देशों से, नेटो देशों से हॉर्मुज में रास्ता खुलवाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन यूरोप के जो देश हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने वॉरशिप नहीं भेजेंगे। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर नेटो देश इस अहम समुद्री रास्ते को फिर से खोलने में मदद नहीं करते हैं तो नेटो का भविष्य खराब हो सकता है। लेकिन साफ साफ नेटो ने इनकार कर दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि आज से 5 दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि वो ईरान की जंग को जीत चुके हैं, वो आज भी हॉर्मुज स्ट्रेट क्यों नहीं खुलवा पा रहे हैं? आज उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों से मदद मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ईरान के युद्ध में ट्रंप फंस गए हैं, अमेरिका फंस गया है, जिसे वो सोच रहा था कि खामेनेई के मारे जाने के बाद यह जंग खत्म हो जाएगी, ईरान की आम जनता इतना बड़ा विद्रोह करेगी कि अमेरिका के लिए अपनी कठपुतली सरकार बनाना यहां पर आसान हो जाएगा? वैसा अब तक होता हुआ क्यों नजर नहीं आया है? क्या अमेरिका अब इस जंग में फंस गया है और उसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है? ईरान के पास अभी कितनी ताकत बची है? इसी पर चर्चा करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ अनुज माथुर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुज जी, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए सर। मैं अनम्यूटेड हूं, मेरे को आ रही है आपकी जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको सर। तो प्रश्न अब यह है कि नेटो देशों ने तो साफ साफ इनकार कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब को। वो तो कह रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए आइए, वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, ये जंग आपकी, आप लड़िए। और यही ट्रंप 5 दिन पहले दावा कर रहे थे कि मैं तो जंग जीत गया हूं, हमने तो ईरान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब कुछ तबाह कर दिया है, लेकिन हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहे। विशाल, देखिए, ये जो युद्ध है ये डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार का युद्ध है। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं, उसके लिए भी वो सिंगुलरली खुद वो और उनका अहंकार रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी अमेरिका ने कहीं कोई इस प्रकार का एक्शन किया है, चाहे वो लीबिया हो, इराक हो, वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, तमाम नाटो के जो इनके मित्र देश थे वो वहां पर उनके साथ मौजूद थे। ऐसी बात नहीं है कि वो नाटो के मित्र देश इनके साथ आना नहीं चाहते। अभी पिछली 2, 4, 5 चीजों को आप अगर देखें कि किस प्रकार से अपने हर मित्र राष्ट्र को इन्होंने जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। हर मित्र राष्ट्र को जलील किया, जलील शब्द ये है। उसके बाद कनाडा जैसा दोस्त, जो कि बिल्कुल बाकायदा एक ही देश माना जाता था, लगभग कहा जा सकता था, उसको उन्होंने जलील करना शुरू किया। ग्रीनलैंड को कहा कि हम आपको ले लेंगे,
और आज भी विशाल, आज भी जो ट्रंप कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मदद करिए, उन्होंने धमकी दी है कि अगर मदद नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। तो जब आप पूरी दुनिया को धमका करके आप इस प्रकार से काम करवाने का प्रयास करते हैं विशाल, तो निश्चित रूप से कोई इसका इसका कोई जवाब पॉजिटिव नहीं मिलेगा। उन्होंने डेनमार्क की बेइज्जती करी, उन्होंने इंग्लैंड यूके की बेइज्जती करी, और ये तमाम चीजें उनको उनको देखने की जरूरत है। दूसरी बात जो बहुत जरूरी, मैं बताता हूं आपको, ये जो उन्होंने अपना टैरिफ वॉरफेयर शुरू किया, ये टैरिफ वॉरफेयर पूरा मैक्सिमम उन लोगों के ऊपर लगाया गया था जिनसे वो आज उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी मदद के लिए आए। आपने डिक्लेयर कर दिया राइटिंग में अपने सोशल मीडिया पर जाकर के कि मैंने पूरा ईरान की पूरी सेना तबाह कर दी, उनकी एयरफोर्स तबाह कर दी, उनकी नेवी तबाह कर दी, उनकी लड़ने की क्षमता तबाह कर दी, उनके सारी लीडरशिप और हायरार्की तबाह कर दी। और अचानक से आज आपकी परिस्थिति ये हो गई कि आपको अपना अब्राहम लिंकन पीछे ले जाना पड़ा और आप एक शिप वहां से पार कराने में असमर्थ हैं। उसकी वजह यही है कि देखिए, कोई भी इस युद्ध में अब घुसना नहीं चाहता। अगर आप देखेंगे किस प्रकार के जवाब मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया ने साफ मना कर दिया है, जापान ने कहा है कि पहली बात तो मना कर दिया, कहते हैं अगर आएंगे तो देखेंगे और फिर अगर हम लड़ेंगे तो अपने फ्लैग पे लड़ेंगे, आपके साथ नहीं लड़ेंगे। यूके ने मना कर दिया, यूके कह रहा सोचेंगे। ये तमाम चीजें इसीलिए हो रही हैं कि आप जब पूरी तरह से इनको स्नब करोगे और आप इन तमाम देशों से ये उम्मीद करोगे कि ये आपके सबसर्विएंट होकर के लड़ाई लड़े, तो आपको तकलीफ होगी। अब मैं आपको एक अलग एंगल इसको बताने की कोशिश करता हूं। तो फिर नेटो का भविष्य क्या बचा? नेटो के भविष्य पर तो पहले भी सवाल खड़ा हो रहा था और अब तो और ज्यादा खड़ा हो गया है। हाँ विशाल, नेटो का भविष्य अभी नहीं है। आपको अगर याद हो, शायद मैंने आपके शो पे भी इस बात को कहा था कि यूरोप जो है वो निश्चित रूप से पिछले काफी समय से और पिछले कुछ सालों से तो डेफिनेटली एक ऐसा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ढूंढ रहा है जिसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर हो। उसकी वजह बताता हूं। उनको अब अमेरिका पर विश्वास नहीं रहा। देखिए, आप अब जब विश्वास खो देते हैं तो आपको पता पड़ता है कि किस प्रकार की सिचुएशन है। आप हर आपका सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका की टैरिफ नीति से यूके, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो उनके मित्र हैं। तो ये मेरा ये कहने का मतलब है कि यूरोप हमेशा से एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ढूंढ रहा है। आपको अगर याद हो तो कुछ दिन पहले इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि वो और ब्रिटेन मिलकर के एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी प्रोवाइड करेंगे यूरोप के लिए, क्योंकि वो अब इस बात से कन्विंस्ड हैं कि संभावना इस बात की है कि नेटो का भविष्य, मैं नहीं कहूंगा अंधकार में, नेटो का भविष्य बिना यूएस के लगता है इनको देखना पड़ेगा। ट्रीटी रहेगी, यूएस का इन्वॉल्वमेंट शायद उतना ना रहे, क्योंकि यूएस अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। यूएस ने उनको धमकाया है। यूक्रेन के मामले में भी उन्होंने, जब से ट्रंप आए तब से, उसके पहले नहीं था ऐसा। ट्रंप जब से यूक्रेन के मामले में भी उन्होंने, मैं देख रहा था कि कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने दावा किया कि अब हम जंग जीत गए हैं। फिर यूके के पीएम कीर स्टारमर ने उनसे कहा कि हम अपना जहाज भेजते हैं वहां पर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब जहाज भेजने की जरूरत क्या है, हम तो जीत गए हैं। और अब वही वो कह रहे हैं नेटो देशों से कि साहब जहाज नहीं भेज रहे आप लोग, और आपने जहाज नहीं भेजा तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर तुमको करेक्ट करूं प्लीज, डोंट माइंड। उसने यूं नहीं कहा कि भेजें, उन्होंने यूं कहा कि वी डोंट नीड यू। ये शब्द है उसके। ये जो वी डोंट नीड यू और भेजो, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। वी डोंट नीड यू इज अहंकार, ईगो। मतलब ट्रंप कह रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है जंग जीतने के लिए। आज देखिए, ट्रंप बहुत बुरी तरह से जंग हार रहे हैं। एक मैं आपको अगर समय रहा तो एक फिनोमिना बताने की कोशिश करूंगा कि जो देखिए, जंग जो जीती जाती है, एक उसको फिल्क विक्ट्री कहते हैं। फिल्क विक्ट्री क्या होता है कि ऐसी आप जीते जरूर, लेकिन ऐसी आपके ऊपर उसका असर हुआ, इतने कैजुअलिटीज आपकी हुई कि आप वो उस जीत के मुकाबले कहीं ज्यादा है, तो इफेक्टिवली आपके इतने लॉसेस हुए कि आप हार गए। ये मैं पहले भी कहा है, दोबारा कहता हूं कि युद्ध जो है 3 फ्रंट्स पर लगातार लड़ा जा रहा है। आर्थिक फ्रंट, साइकोलॉजिकल या मीडिया फ्रंट, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फ्रंट, और तीसरा काइनेटिक फ्रंट। ईरान को यह पता है कि वो काइनेटिक फ्रंट पे अमेरिका से नहीं जीत सकता, वो जानते हैं।
इसमें, और वो इसमें कोई बातचीत भी नहीं की। उनको पता है कि वो बहुत उनका कर दिया उन्होंने नुकसान, नेवी एयरफोर्स सबको नुकसान कर चुका है, एडी खत्म कर दी। लेकिन आर्थिक रूप से जितना नुकसान अमेरिका का हो रहा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज आप देखें कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। आप अगर जीत भी गए ये युद्ध, पहली बात तो आप जीत नहीं रहे, जीत भी गए तो आपका क्या हाल होगा ये देखिएगा। दूसरी जो मार पड़ रही है यूएस के ऊपर, जो कि अब ईरान ने क्या कहा है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके दुनिया की 20% एनर्जी सप्लाई को रोक दिया। अब वो कहते हैं कि भाई मैं इस एनर्जी सप्लाई को अलाउ करूंगा अगर जो भी देश मुझसे तेल खरीदना चाहता है वो युआन में खरीदे। आपको अगर याद हो कुछ दिन पहले मैं कहा था बिल्कुल कि ये बिल्कुल, चाइनीज करेंसी में वो तेल खरीदने के लिए इजाजत देने को हाँ, तैयार है। हाँ, वो तो ये 3 लोग लड़ रहे हैं और जीत रहा चीन है, चीन जीत रहा है, पूरी विक्ट्री। तो इससे क्या हो रहा है देखिए, मैं आपको बताऊं, 1974 में जो सऊदी अरब का इनके साथ बातचीत हुआ था, और जब डॉलर्स की कीमत पेट्रोल में एडजस्ट की गई थी, पेट्रोल तब से पेट्रोल डॉलर जो है वो पूरी दुनिया को रूल कर रहा है। और ये जो स्ट्राइक ईरान की है कि मैं युआन में ट्रेड करने दूंगा, ये स्ट्राइक सीधी पेट्रोल डॉलर पे है। डी डॉलराइजेशन जो है वो होने वाला है। यही डर ट्रंप को ब्रिक्स से था, और यही डर जो है अब ईरान ने उनके डर को रियलिटी बना दिया है। और अगर उन्होंने युआन में ट्रेड किया और जब डेस्परेट हो जाएंगे लोग, पाकिस्तान जैसे लोग भी, जब आपके पास बिल्कुल खत्म हो जाएगी एनर्जी, तो आप क्या करेंगे? तो जब डेस्परेट हो जाएंगे तो वो जरूर दौड़ेंगे युआन की तरफ, ताकि वो उनके लोगों का वहां काम चल सके। तो ये डी डॉलराइजेशन की जो जो एक्सरसाइज ईरान ने शुरू करा है, जो एक्सरसाइज उन पर दबाव डालना शुरू किया है, वो सबसे ज्यादा हर्ट करेगा यूएसए को। और जब चाहे वो जीत जाए, क्योंकि अब उनकी परिस्थिति ये है यूएस की, मैं आपको बताऊं विशाल, कि वो एक ऐसा नोशनल विक्ट्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि भैया अरे हमने तो ये मार दिया और हम तो युद्ध जीत गए और अब हम जा रहे हैं। तो वो ऐसी माहौल क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वो वहां एक फेस सेविंग एग्जिट लेकर के, और जिस घमंड से वो कहते थे कि सबसे बड़ी ताकत, सबसे ज्यादा शक्तिशाली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एवरीथिंग, और वो यहां से दुम दबा के भागेगी जैसे वो हर जगह से भागी है। देखिए मैं तो अब डोनाल्ड ट्रंप ढूंढ रहे हैं कि मैं किस पॉइंट पर ये कह दूं कि देखिए साहब मेरी जीत हो गई, मैं वापस जा रहा हूं। बिल्कुल, कोई एक छोटी सी भी अचीवमेंट उनको दिख जाए कि साहब ये हो गई है, तो मैं दुनिया के सामने अपना चेहरा छुपाऊं और भागूं वहां से, क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता तो है नहीं यहां से। 30 सेकंड और मेरे को दीजिए इसी विषय पे मैं बताऊंगा जी। उन्होंने कहा, उन्होंने इतने गोल पोस्ट चेंज किए। ट्रंप कहते हैं रिजीम चेंज नहीं हुआ, वो कहते हैं खामनेई गया, दूसरा खामनेई आ गया। वो कहते हैं न्यूक्लियर खत्म करो, उन्होंने किया नहीं। कल आराग जी का स्टेटमेंट आया कि 480 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम हमारे पास है। उन्होंने कहा कि जो जो ये हूती और इनको अपने प्रॉक्सीज को एड करना बंद करो। उनके प्रॉक्सीज ने ज्यादा जोर से आपके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। हमास जो कि पूरी तरह मृत प्राय था, वो भी हमले कर रहा है, वो नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि मिसाइल को रोको, वो नहीं हो रहा। ड्रोन प्रोडक्शन रोको, वो नहीं हो रहा। एक भी उद्देश्य जो वो लेके चले थे वो नहीं हो रहा। तो क्या नोशन करेंगे? देखिए विशाल, जब भी लड़ाइयां होती हैं, सेनाएं लड़ाइयां लड़ती हैं, उनको ये पता होता है कि वो चाहते क्या हैं, व्हाट इज द डिजायर्ड एंड स्टेट, जो कि उसको युद्ध में उनको चाहिए। आज अमेरिका की परिस्थिति ये है कि अमेरिका को पता ही नहीं है कि वो चाहता क्या। ईरान के टुकड़े, आईआरजीसी का खत्म होना, ईरान की सारी समुद्र, कुछ नहीं, देयर इज नो क्लियर कट डिजायर्ड एंड स्टेट। तो अब वो कोई ऐसा नोशनल पॉइंट ऑफ विक्ट्री ढूंढेंगे और यहां से छिपा के अपना मुंह भागेंगे। ये कितने दिन में हो सकता बड़ी फोर्स है? ये कितने दिन में हो सकता है ये वापस जाने का जो कार्यक्रम है, और कितने दिन खींच पाएंगे? देखो विशाल, इनको कुछ ना कुछ तो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं और आप समझ सकते हैं कि अमेरिका हार रहा है, तो अमेरिका में जो लोग हैं वो भी समझ सकते हैं इस बात को, हार रहा है। इलेक्शंस उनके आने वाले हैं, उनको पता है कि इलेक्शंस में उनकी बहुत पिटाई लगने वाली है। अगर उनके पास एक बहुत अच्छा ऑफ रैंप नहीं हुआ कि भाई ये हमने करके दिखाया, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो अपना वापस कर पाएंगे। तो वो यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से खर्ग आइलैंड पर उन्होंने हमला किया, खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लिया, कम से कम कुछ तो दिखने के लिए हो जाएगा कि हमने एक इतना बड़ा उनका 90% जहां से जो टर्मिनल है, जहां से गैस जा रही है, वो हमारे कब्जे में। तो ये तमाम चीजें वो देख रहे हैं।
और ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि गल्फ कंट्रीज पे हमले होते रहेंगे, अमेरिका के एसेट्स पे हमले होते रहेंगे, और अब अमेरिका को अपने सारे बोरिया बिस्तर गल्फ रीजन से बांध करके यहां से निकलना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम इनको जाने नहीं देंगे। अगर एक भी जगह से बोरिया बिस्तर बंद गया अमेरिका का, तो ये ट्रंप के लिए ह्यूमिलिएटिंग डिफीट होगी विशाल, और ये वो इस बात को उनके देश का भी उनको माफ नहीं करेगा। तो आज जो परिस्थिति पैदा हो गई है। माथुर साहब, अब मैं बात करना चाहता हूं, इस बीच भारत की विदेश नीति ने कितना कमाल का काम किया। अब तक भारत की विदेश नीति बहुत क्वेश्चन में थी कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी क्या कर रही है, हमारी तेल गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। अब 3 जहाज भारत आ गए, पहले शिवालिक आया, फिर नंदा देवी आया, अभी जग लड़की आ रहा है। तेल गैस की सप्लाई हमने कैसे वहां से अपनी जारी रखी, हॉर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए कैसे खुला, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये आप समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को कि क्या हुआ युद्ध शुरू होने के बाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अरागची साहब के बीच 4 बार बातचीत हुई। ये कैसे हो पाया कि जहां से सिर्फ रशिया चाइना के जहाज निकल पा रहे थे, वहां से भारत के भी जहाज निकलने लगे? देखिए विशाल, मैं आपको एक बात बताऊं कि भारत इस पूरे संघर्ष के दौरान, इस बात को समझने की जरूरत है, इस पूरे संघर्ष के दौरान भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रूस से भी बात कर सकता है, अमेरिका से भी बात कर सकता है, ईरान से भी बात कर सकता है, और इजराइल से भी बात कर सकता है। और उन्होंने अपने जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पूरी तरह खोल के रखे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, भारत की जो विदेश नीति बहुत जबरदस्त मेरे हिसाब से कूटनीति की विजय है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि इसकी आलोचना होती थी, जो लोग आलोचना करते हैं उनके पास कोई और विषय या कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए उनको ये करना उनका प्रेडिकामेंट है, उसके बगैर उनके रोटी पानी नहीं चलेगा। तो इसको आप छोड़ दें, आलोचना की बात न करें, हम देखें कि हमारी विदेश नीति ने किस प्रकार से विजयश्री प्राप्त करी है। तो एक सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए, जो अगर इसका कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकल सकता है, तो उसका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन उसी रास्ते से गुजर के जाएगा जिस रास्ते पर चारों लोग इकट्ठा हो सकते हैं, और वो रास्ता भारत है, और वो रास्ता भारत की कूटनीति ने और भारत की विदेश नीति ने बनाया है। तो जो पॉसिबिलिटी ऑफ बैक चैनल डायलॉग और इसका कोई एक अंत हो, देखिए कई देशों ने कहा भारतवर्ष के लिए कि अगर भारत चाहे तो 2 फोन करके और इस युद्ध को रुकवा सकता है। ये बात इस बात को बताती है कि आपकी विदेश नीति की शक्ति कितनी है, को लोग आपको कितना वजन आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपको इस माना जा रहा है कि आप इस काम को करने के काबिल हैं। पहले। दूसरी बात, हमने लगातार डायलॉग बना करके रखा। जो ईरान का शिप कहीं नहीं जा पा रहा था, उसको हमने डॉक करने की इजाजत दी। हर एक के साथ हमने बातचीत करी। प्रधानमंत्री ने पेजेश्कियान से बात करी है, जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, और उसके अलावा हमने तमाम देशों के साथ अपने संबंध मधुर बनाए रखे। इस वजह से, इस विदेश नीति की वजह से, ऑल अलाइंड की मैं कहूंगा, ये नॉन अलाइंड नहीं है, ये ऑल अलाइंड विदेश नीति है। पूरे संघर्ष के दौरान भारत ने सबके साथ मेल मिलाप बना करके रखा है, और इसी नीति का असर है कि हमारे जहाज वहां से लगातार निकलते चले आ रहे हैं। लेकिन इसको मैं विशाल एक और बात बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये तमाम 23 जहाज भी आ गए, तब भी इस समस्या का पूरा समाधान नहीं होगा, क्योंकि जो 60% हमारी गैस की आपूर्ति गल्फ कंट्री से हो रही है, जब तक वो दोबारा रेगुलर शुरू नहीं होगी, रेगुलर मूवमेंट, तो ये जो शुरू हुआ, ये कितना शुरू हुआ है? ये बहुत हो गया, काफी हो गया, क्योंकि जो हमारे जो जहाज वो हम फंसे हुए थे, वो जहाज वापस आ रहे हैं। और ये जहाज सिर्फ गैस और पेट्रोल के नहीं है। जहां तक सवाल क्रूड का है विशाल, हमारे पास क्रूड के विशाल भंडार हैं, पहली बात। दूसरा, हमने अपने क्रूड के इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर दिया था। देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास एक ऑप्शन है जो कि 6 दिन 7 दिन में आपका क्रूड आपके पास पहुंचा देता है, और दूसरा ऑप्शन है जहां 20 से 25 दिन लगेंगे, 20 से 25 दिन लगेंगे, समय भी ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो इस वजह से हमने अपने अधिकतर क्रूड को और गैस के प्रोडक्ट इंपोर्ट्स को गल्फ पे केंद्रित करके रखा था, क्योंकि सबसे नजदीक भी है। उसके अलावा फिर भी हमारा लगभग 55% गैस पहले और अब 75 तक पहुंच गया है, ये वो कहीं और से आ रही है। ये भी एक भारत की बहुत बड़ी, मैं बता रहा हूं कि जीत है कि हमने अपने वी डिडंट पुट ऑल आवर
एग्स इन वन बास्केट। हमने कई जगह से इसको डाइवर्सिफाई किया, हमारे पास अमेरिका से भी आ रहा है, और अब हम बात कर रहे हैं कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, नॉर्वे से, और इन जगहों से भी हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस आनी शुरू हो जाएगी। तो जो मैं कह रहा था आपको कि जो कंटिन्यूअस सप्लाई जो है वो निर्भर करेगी कि युद्ध की परिस्थिति क्या है। उसमें सप्लाई में सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा कतर से अगर आपकी गैस आ रही है तो कतर में बमबारी चल रही है, वहां से गैस आएगी कैसे? तो ये सिर्फ रास्ते पर निर्भर नहीं है, जिस देश से आप ले रहे हैं उस देश की परिस्थिति क्या है उस पर भी निर्भर है। लेकिन हमारे जो रिश्ते आज भी पूरे मिडिल ईस्ट से, देखिए जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी कई जगह गए और जितने इस्लामिक देशों ने प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, ये सब चीजें जो थी इस बात के लिए की गई थी। आज हम वेस्ट अफ्रीका से एनर्जी खरीद रहे हैं, वो इसलिए है कि हमने उनके साथ संबंध बना के रखे, उनको हमने अपना मदद दी, उनकी उनकी मदद ली। ये जो हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी थी, कितने देशों को हमने 300 करोड़ से ज्यादा की हमने वैक्सीनें पूरी दुनिया में भेजी, 300 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन, और भी ज्यादा मेरे ख्याल 400 करोड़ वैक्सीन इंजेक्शन पूरी दुनिया में मुफ्त बांटे हमने। ये सब चीजें जो हैं ये भारत की उसी गहन कूटनीति और विदेश नीति का परिणाम है कि आज हमको क्रूड की समस्या बिल्कुल नहीं है, गैस की समस्या थोड़ी सी है, जो कि हम उसका भी समाधान ढूंढ रहे हैं। हमने गैस और अन्य स्थानों से मंगानी शुरू कर दी है। जहां तक सवाल रूस का है, अगर कोई ये उड़ा रहा है कि हम रूस से बंद कर दिया था, चालू कर दिया था, ये पूरी बेकार बातें हैं। हमको सिर्फ ये था कि हम रूस से तेल लेकर के उसको रिफाइन करके आगे नहीं बेच पा रहे थे, और अन्यथा हमने रूस से तेल लेना कभी बंद नहीं किया। और अब हम अकेले देश ऐसे हैं जिन्होंने जो हाई सीज पर रशिया का क्रूड था उसको हमने अपने पास मंगा लिया है। तो भारत की विदेश नीति और कूटनीति ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। मुझे लगता है आपके दर्शकों को कुछ पता पड़ा होगा कि किस प्रकार से एक लंबा समय इस विदेश नीति को परिपक्व करने में हमने लगाया, और यही वजह है कि 4 बार आपके विदेश मंत्री बात कर सकते हैं। उनका उप विदेश मंत्री भारत में आकर के भारत से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनके शिप्स को हम मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त भारत के लिए बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इस बीच, इस युद्ध के बीच एक और जगह ऐसी है जहां पर संघर्ष शुरू हो गया। अब मैं उसकी बात करना चाहता हूं, और वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने कल रात एक बार फिर से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया है, जिसमें एक हॉस्पिटल भी है। और जो खबर मिल रही है इसमें 400 लोगों की मौत हो गई है, 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक दारुल अमान, अरजान कीमत, खैर खाना और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई जगहों पर धमाके और गोलीबारी की आवाजें सुनी गई हैं। तालिबान सरकार के जो प्रवक्ता हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर बम गिरा दिया है। तालिबान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन कर दिया है। अनुज बहादुर साहब, पाकिस्तान ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है, 400 लोग मारे गए हैं, बहुत बड़ा हमला है ये। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एक चीज मैं आपको विशाल शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं कि कोई भी प्रोफेशनल आर्मी, ये मैंने भी 4 दशक इस सेना में दिए हैं, 4 दशक से ज्यादा, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी इस चीज के लिए ट्रेंड नहीं होती कि आप इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर हमले करें। पाकिस्तान की आर्मी एक ऐसी नॉन प्रोफेशनल आर्मी है, और वो क्यों है वो बताता हूं। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी अपना जो काम है उसके अलावा बाकी तमाम काम करती है। पूरी फॉरेन पॉलिसी, पूरी डिप्लोमेसी, पूरी कॉमर्स, ट्रेड, साबुन तेल से लेकर के हवाई जहाज तक सब पाकिस्तान की आर्मी बना रही है। जब आप इस प्रकार का बिजनेस करेंगे तब आप कभी भी प्रोफेशनल आर्मी नहीं रह सकते। तो ये जो हमले हैं हर बार, पहली बार नहीं है। हम कह रहे हैं कि यहां पर उन्होंने हमला कर दिया, 22 तारीख को उन्होंने पहले हमले किए थे, उसमें कुछ बेचारे बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे थे उनको मार दिया। अगले जो हवाई हमले थे उसमें महिलाओं और बच्चों को उन्होंने खत्म कर दिया। ये जो उनके प्रोफेशनल, और देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब आप किसी ऐसे राष्ट्र के ऊपर हमले कर रहे हैं जिसके पास जबरदस्त एयर डिफेंस है, जिसके पास अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जिसके पास एयरफोर्स है, तो फिर भी कोई मान सकता है कि यार गलती से कहीं गलत जाकर के जगह जाकर के बम गिर गया होगा, क्योंकि हम बचते फिर रहे हैं, उससे उतरे आपसे कॉन्टेस्ट में हैं हम। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान की जो बमबारी है ये एक ऐसे देश के खिलाफ है
जिसकी दो बातें बताऊंगा। पहली बात तो वो एक इकलौता देश दुनिया का है जहां की 99% आबादी मुसलमानों की, 99%, विशाल। और रमजान के महीने, पूरे महीने में आपने लगातार उस पूर्ण मुस्लिम राष्ट्र के ऊपर लगातार हमले किए, पहली बात। दूसरी बात, ये वो देश है जिसके पास इस हमले का कन्वेंशनल तरीके से जवाब देने का कोई जरिया नहीं है। एयर डिफेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है। बावजूद उसके ये लोग इतना आपको तंग करके रखे। अब मैं आपको बताता हूं इसका रेपरकशन क्या होगा। देखिए विशाल, अब तक जो तालिबान थे और या तहरीक तालिबान थे, वो सिर्फ आर्मी के इंस्टॉलेशंस को हमला कर रहे थे। एक पाकिस्तान की ही रिपोर्ट है जिसके हिसाब से कहा गया है कि पिछले एक वर्ष में 1000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक और अधिकारी और सैनिक मारे गए। इनके खुद के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया कि हमारे 3500 या 4000 लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, और पता नहीं कितने हजार घायल हो चुके हैं। ये सब सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी पे हो रहा था। चूंकि इन्होंने एक ऐसे अस्पताल पे, जो कि जहां पर वो भटके हुए युवा जो दोबारा अपना जीवन सुचारू करने के लिए वहां पर इलाज करवा रहे हैं, उनके ऊपर जाकर के हमला करना इथिकल, अमानवीय। और ये जो हमला किया उसमें 400 लोग, पता नहीं कितने घायल हो गए। आपने इनके क्रिकेट के प्लेयर्स के स्टेटमेंट्स देखे हैं, राशिद खान ने, नूर मोहम्मद, सब ने स्टेटमेंट जी कि ये क्या तरीका है। इसका मैं ये कह रहा हूं कि इसका इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान में हमले होंगे, उसके 2-3 इनकी स्ट्रेंथ्स हैं अफगानों की। एक तो अफगान लोग पाकिस्तान में 1 मिलियन से ज्यादा अभी भी हैं। दूसरा, टीटीपी लगातार उनके ऊपर हमले कर रही है। तीसरा, टीटीपी और बलूच ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन हो चुका है। अब हम पाकिस्तान की समस्या क्या है? पाकिस्तान में आपको बताता हूं विशाल, पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो पंजाबी सुन्नी मुसलमान है सिर्फ वही जीने का हकदार है और कोई जीने का हकदार नहीं है। ये पाकिस्तान की प्रीमाइस है। बिल्कुल। अब पाकिस्तान को जब तक पंजाब में हमले नहीं होते तब तक असर नहीं पड़ता। यही बात सिंदूर में हुई थी कि हम पहले उनके जो पीओजे में है या कहीं उनके जो अड्डे थे वहां हमले करते रहते थे। पहली बार पाकिस्तान के पंजाब में, हार्टलैंड में, मुरीदके में, बहावलपुर में जब हमले हुए, वही आप देखेंगे कि अब पंजाब के ऊपर ये हमले बढ़ेंगे। पाकिस्तान को पता पड़ेगा कि क्या हो रहा है इंटीरियर्स में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, वहां पर आप हमले। ये संघर्ष अभी लंबा चल सकता है। वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुज माथुर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। छोटा सा ब्रेक।